Hello, friends. Another very important topic I am going to teach you product life cycle. So, in continuation to the marketing management one for MBA students, and even for BBA students, this is very important, very basic fundamental things. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक बेसिक फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है। तो इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता क्या है और इसमें मार्केटिंग मिक्स से क्या मतलब है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी मस्ट नो व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स। यू मस्ट हैव हर्ड 4 P's। 4 P आपने सुना होगा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए ये 4 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। ये मार्केटिंग मिक्स भी इसे कहते हैं और ये each of them is a strategy of the company। जैसे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी, प्राइस है तो प्राइस की स्ट्रेटजी, प्रमोशन है तो प्रमोशन की स्ट्रेटजी और प्लेस है तो प्लेस की स्ट्रेटजी। होता क्या है प्रोडक्ट, आपको मालूम है। इन द फर्स्ट लेसन इटसेल्फ आई हैड एक्सप्लेन्ड यू दैट इट इज आइडिया, क्रिएटिविटी, concept, it may be physical or it is intangible services like that. Price already you know that it should be perfect price, not underprice, not high price, but it should be optimum। प्रमोशन, सेल करने के लिए हमें प्रोडक्ट की विजिबिलिटी चाहिए, इस पे डेमोन्स्ट्रेशन, देन यू आर doing some advertisement through print media or television or digital platform, anything, or discounts you are giving। then प्लेस क्या है, आपने प्रोडक्ट बना लिया, प्राइस फिक्स कर दिया, प्रमोशन भी कर दिया, उसकी विजिबिलिटी बना दी। अब कस्टमर को इसे मिलना चाहिए राइट टाइम में राइट प्रोडक्ट। फेस्टिवल के समय हो सकता है ज्यादा चाहिए, जब नहीं फेस्टिवल है, नॉर्मल है तो थोड़ा कम चाहिए, या किसी खास वजह से कभी कभी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है, नेचर के कारण भी हो सकता है, कभी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो ईच वन ऑफ दिस प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस, दैट इज अ स्ट्रेटजी ऑफ द कंपनी। इसको मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। अब हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं वाई एक्सिस में क्या है, सेल्स क्वांटिटी, और टाइम क्या है नीचे, ये ईयर्स में होगा, जनरली ईयर्स में ही होता है, और क्वांटिटी नंबर्स। तो मान लो ईयर्स है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इस तरह से एक्स एक्सिस में है, और वाई एक्सिस में क्वांटिटीज है, हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, लैक्स में, कुछ भी हो सकता है। तो व्हाट वी आर सेइंग, देयर आर 4 phases in the product। First one is introductory, second one is growth, third is maturity and fourth is decline। So 4 फेज है, इंट्रोडक्टरी, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो इंट्रोडक्टरी में आप क्या देखते हैं, द सेल इज इंक्रीजिंग वेरी स्लोली। नया प्रोडक्ट है, अपने नए मार्केट में लॉन्च किया है, लोग इसे जानते नहीं है, तो क्या करते हैं, इसको पहले टेस्टिंग करते हैं और फिर अगर वो अच्छा लगता है तब दोबारा खरीदते हैं, या कुछ लोगों को वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू बताते हैं कि कैसा प्रोडक्ट था, और उसको देखकर फिर दूसरे लोग भी खरीदते हैं। तो ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन ये बहुत ही बेसिक चीज है, ये फाउंडेशन वर्क होता है। देन ग्रोथ, उसके बाद सेल बढ़ती है, अगर लोगों को अच्छा लगा और उनसे
वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू या फिर उसके परफॉर्मेंस को देखकर और लोगों ने इसको खरीदना चाहा, तो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, तो ग्रोथ हो गया। और उसके बाद एक टाइम आएगा जब वो पुराना हो जाएगा, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई और वो पुराना हो, तो दैट बिकम्स मैच्योरिटी स्टेज। और इस मैच्योरिटी के बाद फिर डिक्लाइन आएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि अब वो प्रोडक्ट चलती नहीं, अब नया प्रोडक्ट आया, नया आने के बाद पुराना उसका लाइफ खत्म हो जाता है, डिक्लाइन। तो हम देखते हैं ये जो 4 Ps है कंपनी की, ये 4 Ps की स्ट्रेटजी क्या होगी इंट्रोडक्टरी में, ग्रोथ में, मैच्योरिटी में, डिक्लाइन। So let us see first introductory. In introductory, what is that phase? It is introduction phase. The product has launched in a market where people are not knowing about this. इस प्रोडक्ट के बारे में इस मार्केट में कोई जानता नहीं, और या आपकी कंपनी को लोग जानते हैं, प्रोडक्ट हो सकता है नहीं हो, तो लोग परखेंगे, people will test it, and then if it is convincing, if they are satisfied, then only they will accept it and they will do this publicity also. If one is satisfied with a particular product, he or she must inform to his neighbors, his relatives, or any known person to him or her. आपको अच्छा लगेगा तो निश्चित रूप से आप दूसरे को बताएंगे। तो इस स्टेज में क्या होना चाहिए? इस स्टेज में कंपनी प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचती। अब इस टेबल में देखिए आप, फ्रेम 1, व्हाट इज दिस? पेज right side, introductory, growth, maturity, and decline. And then downward you see product, price, promotion, and place. तो फर्स्ट स्टेज क्या है? इंट्रोडक्टरी। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ प्रोडक्ट की क्या स्ट्रेटजी कंपनी की रहेगी? इन दिस स्टेज द सेल इज वेरी स्लो but steady if the product is good. Then what is the strategy of product? Product is already created, you have started production. So in this, you have to watch only what is the feedback of the product from the customer. कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या कह रहा है, ये हमें जानने की जरूरत है। अगर कुछ चेंजेस चाहिए तो इमीडिएटली हैव टू चेंज इट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज। इफ your product is not accepted, then the project will be failed. So whatever idea or concept you have generated, it should be accepted by the customer, or you can say it should match with the requirement of the customers. तो ये बड़ा ही डेलिकेट फेज है और बहुत ही इम्पोर्टेंट और वेरी कॉशियस रहने की जरूरत है। इसी स्टेज में प्राइस क्या होगा? अभी कंपनी प्रॉफिट नहीं सोच सकती, अभी उसे नो प्रॉफिट नो लॉस में ही प्रोडक्ट को लॉन्च करना होगा। आपका प्रोडक्ट नया है, कोई लेना नहीं चाहेगा। अगर मार्केट में जो प्रोडक्ट आपने बनाया है उसका अगर कॉस्ट 100 रुपीज है और मार्केट में उसी तरह के प्रोडक्ट के प्राइस 120 रुपया है, तो आपको उस प्रोडक्ट का प्राइस 120 नहीं रखना होगा, उससे कम रखना होगा, so that the customers will be attracted towards your product. And once they are attracted towards you, your performance, your product performance will make them satisfied. तो इस स्टेज में आपको प्राइस को लो रखना, प्रॉफिट का नहीं सोचते। देन प्रमोशन, अभी प्रोडक्ट नया है तो प्रमोशन में तो खर्च ज्यादा करना होगा, एडवर्टाइजमेंट करनी होगी। इसमें प्रिंट मीडिया ले सकते हैं आप, टीवी ले सकते हैं, देन रेडियो, एफएम, और डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, पर्सनलाइज्ड ईमेल्स,
SMS, many things are there. But what is more perfect? Which is going to reach the market segment, target audience. जो प्रोडक्ट आपने जिस मार्केट सेगमेंट के लिए आपने बनाया उसी को वो जाना चाहिए। वो इंफॉर्मेशन दूसरे सेगमेंट के लिए वो यूजफुल नहीं। अगर आप मेडिसिन बनाते हैं सपोज, और उसका टीवी चैनल में आपने ऐड दे दिया, कोई उसका मतलब नहीं है। मेडिसिन के बारे में आम आदमी को क्या पता, कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा एंटीबायोटिक है, व्हाट इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ दैट particular chemical and how is it affecting the patients, is there any side effect or not, we don't know। अगर उसका ऐड भी आता है और आप लिखते हो कि भाई एक स्ट्रिप पे दूसरा स्ट्रिप फ्री, कोई नहीं लेगा। क्यों लेगा? जब बीमार पड़ेंगे तब देखेंगे, और वो भी डॉक्टर के कंसल्ट के बाद। तो हमारा टारगेट ऑडियंस पेशेंट नहीं है, हमारा टारगेट ऑडियंस डॉक्टर्स है, नर्सिंग होम है, क्लिनिस्ट है। तो यहाँ पे प्रमोशन में बहुत ज्यादा खर्च है, इससे हमें पहचान बनाने की जरूरत है। प्लेस, अभी हमारा प्रोडक्ट नया है, हो सकता है हम नई कंपनी भी हो, तो हमें नेटवर्क बनाने की जरूरत है। कस्टमर को जब चाहिए उस समय अवेलेबल होना चाहिए। हमने पहले भी बताया था कि हमें प्यास लगी है और मैं कोल्ड ड्रिंक लेना चाहता हूँ। मैंने डिमांड किया थम्स अप की, थम्स अप नहीं अवेलेबल था। उन्हें बोला क्या अवेलेबल है, उसने कहा कोका कोला, तो आई टुक दैट। तो क्या हुआ, थम्स अप का लॉस हो गया, उसका सेल हैम्पर हुआ, हुआ ना। तो प्लेस मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब इसमें देखो स्ट्रेटजी क्या है, कंपनी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है अपने प्रोडक्ट को। अगर एफएमसीजी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और वो बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएरीज को रखेगा। वो डायरेक्ट रिटेलर को देकर कस्टमर को नहीं दे सकता, या डायरेक्ट कस्टमर को बेच नहीं सकता, क्योंकि उनके सेल बहुत हाई है, उनका टर्नओवर बहुत ज्यादा है। तो उससे क्या करते हैं, वो पहले वेयर हाउस से डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, होलसेलर को देते हैं, फिर रिटेलर को देते हैं, तब कस्टमर को जाता है। इसमें 3 या 4 इंटरमीडिएरीज बीच में होते हैं। सबको कमीशन चाहिए, वो क्यों हमारा बिजनेस करे, उसे कमीशन चाहिए। तो व्हाट काइंड ऑफ कमीशन परसेंटेज ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट टू बी स्पेंट, ये स्ट्रेटजी बनानी होगी। नॉर्मली 100 में 30 से 35% बीच के इंटरमीडिएरीज को देना पड़ता है। अगर आप नहीं दोगे तो आप अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। लेकिन एक ऑटोमोबाइल है, एक कार का बिजनेस कर रहे हो, तो मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ, डायरेक्ट डीलर को देता हूँ, डीलर से कस्टमर को, इसमें ज्यादा इंटरमीडिएट नहीं है। तो हमें देखना है कि किस तरह का प्रोडक्ट है और कौन सी स्ट्रेटजी हमें लगानी है। लेकिन एट दिस स्टेज, इन इंट्रोडक्टरी स्टेज, you have to have very good network, or you can say that your network should reach to your target audience। तो यहाँ पे भी आपको नेटवर्क में या प्लेस में बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत है। Now you come to this growth stage. This is very lucrative stage for the company. Now your product is accepted. Your product is accepted. लोगों ने अपने प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब स्वीकार लिया, उन्हें अच्छा लगा और वो बार बार भी खरीद रहे हैं। तो हमें क्या यहाँ पे करना होगा, प्रोडक्ट, अब मास प्रोडक्शन हमें करना है, लोगों की जरूरत पूरी करनी है। मार्केटिंग सेल्स वाले कह रहे हैं भाई हमें इतनी चाहिए, 1 लाख हमें चाहिए हमारे रीजन में, मैं ईस्ट इंडिया में इतना चाहिए, नॉर्थ इंडिया में इतना चाहिए, वेस्ट में इतना चाहिए। तो मास प्रोडक्शन विल स्टार्ट, सो दैट यू हैव टू कोप अप विद द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को बहुत ही अलर्ट होने की जरूरत है, मार्केटिंग को भी बहुत अच्छा फीडबैक, या यू कैन से द प्लान शुड बी परफेक्ट।
You should not lose the sale. हमारा प्रोडक्शन भी परफेक्ट होना चाहिए, हमारी प्लानिंग भी परफेक्ट होना चाहिए, और वो प्लानिंग सेल्स मार्केटिंग वाले ही देते हैं, एडवांस में देते हैं। प्राइस यहाँ पे क्या होगा? प्राइस, सेल बहुत हाई है, हम अपने भी गोल्डन पीरियड में है, तो हमें पैसा कमाना है, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रखना है। और इसमें अगर आप कम रखोगे तो आप बहुत बड़ा नुकसान। मान लो मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 120 रुपया कोई प्रोडक्ट का, हमारा कॉस्टिंग पड़ रहा है, खर्च पड़ रहा है 100 रुपया, 100 रुपीज। ठीक है, तो आप सोचोगे कि भाई ठीक है, मैं तो इतना वॉल्यूम कर रहा हूँ, 100 में 10 रुपया प्रॉफिट काफी है, so we will keep MRP 110 rupees. But do you think what you are doing? If you sell 1 lakh quantity, how much you have lost? 10 rupees per item, per quantity, means 10 lakhs rupees you have lost. So underpricing is also not acceptable. It is not justified for the company. And if you do overpricing, then also you may not be able to sell. The thing is, what should be perfect? What should be the optimum? ये एक strategy भी बहुत important है. Then you come to promotion. Promotion, अब आप selected मीडिया को आप ऑप्ट करो, selected मीडिया को select करो, जो आपने पिछले इंट्रोडक्टरी में देखा कि आपने किस किस मीडिया में रखने से क्या क्या उसका आउटपुट आया। अगर हम प्रिंट मीडिया में रखते हैं, हो सकता है बहुत कॉस्टली हो, टीवी चैनल में भी बहुत कॉस्टली हो, लेकिन हो सकता है उसका रिटर्न भी बहुत अच्छा आ रहा हो। डिजिटल में खर्च कम है, उसका रिटर्न भी एवरेज आ रहा है। तो आपको देखना है कि कौन सा बजट के लिए बेस्ट होगा। हमारा विजिबिलिटी फिर भी कम नहीं होना चाहिए, तो आप सिलेक्टेड में और को खर्च को ऑप्टिमाइज करके इकोनॉमिक बजट थोड़ा बना सकते हो। ये एक स्ट्रेटजी भी कंपनी का होता है। अब कुछ जो लीडर्स होते हैं, जैसे पतंजलि अपने प्रोडक्ट का, कॉलगेट पामोलिव, या फिर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के हर एक प्रोडक्ट का अपना ब्रांड इमेज है, तो उन लोगों का आप देखते हो हमेशा टीवी में ऐड आता है, बड़े से बड़े खर्च करते रहते हैं एडवर्टाइजमेंट में और विजिबिलिटी में। मारुति कार है या जो भी लीडर है, महिंद्रा के कार्स हैं या एसयूवीज हैं, दे आर ऑल डूइंग ऑलवेज एड, they are giving, they are keeping very huge budget for that, because they have to maintain the leadership in that field. तो ये खर्च हमें लगता है कि बहुत ज्यादा है, but what is the percentage of the total sales revenue? It is not more than 5 to 10%. So you will see in promotion, in advertisement, companies are spending not more than 5 to 10%. Then again, place में, growth stage में place, it has to be available all the time at all the network, retailer हो, distributor हो, wholesaler हो, कहीं भी हो, warehouse हो। अब कोई फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, तो उनके लिए जो वेयर हाउस है, उन्हें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। और there are so many softwares. With that, every retail is being seen by the company through the software on their laptop, on their mobile. Whatever retail is being done in the remotest area, maybe Northeast, maybe South India, maybe North India, Jammu Kashmir, Kanyakumari, anywhere, it is being recorded through supply chain management. And the suppose one particular area, you are seeing, suppose Haryana, you are area manager and you are in charge for you are responsible for the sale of this whole state. So you have to see that your product is available at all the network at the smallest retailer. There may be
There are 20 districts in Haryana. So in each district you may be having this wholesaler and so many retailers in each district. 200, 300 retailers are there in each district, suppose. And above wholesaler, there are distributors. So many distributors are there, 5, 6 district. You have made one distributor. So there are 3 or 4 distributors in Haryana. So in a retailer of Fatehabad district, in one particular village, one quantity is sold out. How the area manager will see by sitting at Chandigarh or Faridabad. If there is a software, what will happen? The moment the retailer is selling any quantity, he is updating in the software in the laptop. Once he updates it, what will happen? It will be seen by the wholesaler, and the wholesaler will supply. Then again, it will be updated in the stock, and it will be seen by the distributor, and the distributor will sell to the wholesaler, and it will be updated in the software, and it will be seen with the warehouse, and the area manager will be seeing through the laptop that what is happened. Wherever the sale is going down, wherever the stock is going down, the area manager will see whether the stock is again refilled or not. And if the sale is going down, then again also he will see why has it happened, whether the stock was there or not. If the stock was not there, then he can correct the system. तो प्लस का हमने देख लिया ग्रोथ स्टेज में क्या है, इसमें भी हाई होगा, हर जगह अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, इसमें भी खर्च हो सकता है, कंटिन्यू रहेगा. तो मैक्सिमम प्रॉफिट द कंपनी विल गेन इन ग्रोथ स्टेज. देन मैच्योरिटी, ये ग्रोथ में इतने स्पीड में चलता है, अब कब मैच्योरिटी आ जाती है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है. ये अगर आप समझ गए कि कब अब मैच्योरिटी में आ गए, तो कंपनी कभी मैच्योरिटी में नहीं. जैसे ही इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में ये थोड़ा सा सेल का यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे ही ग्रोथ कम हुआ, अभी इस जगह पे आप देखो ग्रोथ काफी ज्यादा है. मतलब यहाँ परसेंटेज में देखोगे तो हो सकता है 10%, 15% का ग्रोथ हो रहा हो. यहाँ पर आने के बाद जैसे ही ग्रोथ 2%, 3%, 1% पे आ गया, अब आपको अलर्ट वार्निंग आ गई. आपको क्या करना है? फीडबैक आपको देखना है प्रोडक्ट का. व्हाट इज द फीडबैक ऑफ द कस्टमर्स? हैव यू टेकन एक्शन अगेंस्ट देयर फीडबैक? हो सकता है कुछ नई टेक्नोलॉजी आ गई हो मार्केट में, या कुछ नया प्रोडक्ट आ गया हो, या जो चीज हम नहीं दे पा रहे हैं वो कंपटीटर दे रहा है, कस्टमर्स उस ओर जा रहे हैं. आपको क्या करना चाहिए? आपके प्रोडक्ट में सुधार करनी होगी कि नहीं? अगर आप नहीं सुधार करोगे, नए फीचर्स नहीं ऐड करोगे, या प्राइस आपको कम करना होगा. अगर मार्केट प्राइस हो सकता है डाउन हो गया हो, या रिक्वायरमेंट अचानक डाउन हो गई, उसका रिप्लेसमेंट कुछ और आ गया हो, तो ये चीज आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ध्यान देने की. अगर आप सही समय पर डिसीजन ले लिए कि हाँ प्रोडक्ट में कुछ सुधार की जरूरत है, तो आप मैच्योरिटी को बहुत आराम से ग्रोथ में चेंज कर सकते. तो प्रोडक्ट में यहाँ पे हमें सुधार की जरूरत है. फीडबैक को आप ध्यान से देखें, आप प्रोडक्शन को इन्फॉर्म करें, एंड दिस इज द स्ट्रेटजी ऑफ द कंपनी. देन प्राइस आप ज्यों का त्यों भी रख सकते हो, या अगर आप चाहते हो कि हमें स्टॉक सब क्लियर करके नया प्रोडक्ट लाना है, तो आप उसका प्राइस घटा भी सकते हो, स्कीम दे सकते हो, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए स्कीम दे दो, डिस्काउंट दे दो, डीलर को स्कीम दे दो, रिटेलर को दे दो, या कस्टमर को दो. प्रमोशन प्रमोशन क्या होगा यहाँ पे? अब ज्यादा प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है. नया प्रोडक्ट आएगा तब आप प्रमोशन करना. इसमें खर्च बढ़ा करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अब ऑब्सोलीट हो गई.
should अब इसे कोई like नहीं करेगा. So promotion on in this is your company will spend low. There's also strategy. Then place. Then at maturity stage, whatever the R&D or the top management is saying, if they want to bring some changes in the product, if they want to add some features in the product, and it is expected the sale will go up, then okay, but the stock has to be made available. And if it is not there, then you clear your stock clearance. You keep your product available at all your outlets so that the stock will be clear. Then decline. What is this decline? This is the last stage of product life cycle. बुढ़ापा आ गया. अब यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते. आपको प्रोडक्ट को चेंज करना ही करना है और प्रोडक्ट चेंज करना ही है. तो फिर इस पे आप डिस्काउंट दे दो, खत्म करो कहानी. प्रमोशन स्टॉक क्लियरेंस है तो फिर अब प्रमोशन अब स्टॉक क्लियरेंस का दे सकते हो या जरूरत नहीं इसकी ज्यादा खर्च करने की. देन यहाँ भी स्टॉक क्लियरेंस है तो सभी आउटलेट में आपके स्टॉक होने चाहिए. तो यू हैव टू कीप ऑल द स्टॉक्स एट ऑल द आउटलेट्स. So now, friends, have you understood what are these 4 P's at each of these stages of the product life cycle? This is very important to understand, and this is the basic fundamental thing for a marketing person. Thank you very much, friends. You have given a lot of time to listen my lesson. I think this must have given you a lot of interest and you must have liked it. मैंने इसे इंटरेस्टिंग बनाने की बहुत कोशिश की है और आई थिंक यू विल कंटिन्यू लाइक दिस इन द फर्दर लेसन्स. मैं जरूर और जल्द ही एक नए लेसन के साथ आऊँगा और वो भी एक ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा. दैट विल बी ऑफ योर ग्रेटर इंटरेस्ट. थैंक यू.